इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह है न्यूक्लियस। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी जो भी लोग बायोलॉजी या बायोलॉजी से जो रिलेटेड नहीं है उन लोगों ने भी नाम सुना होगा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस आपको किसी भी सेल का, बेसिकली सेल का मेन जो सेंस हम लोग लेते भी हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग लेते भी हैं। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को सेल कितने टाइप की होती हैं उनके बारे में बताया हुआ भी है। तो जब भी सेल की बात अगर होती भी है तो उसको हम जो सेंस लेते भी हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करते भी हैं। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल के हिसाब से देखें तो जो न्यूक्लियस का जो रोल आपको होता भी है वो अगर उसके अपने अलग अलग निकनेम है, उनकी प्रॉपर्टी भी है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग दिया गया भी है। अगर देखा भी जाए तो अगर ओरिजिन के हिसाब से हम देखें तो जो न्यूक्लियस है वह एक आपको ग्रीक शब्द आपको कैरियन से लिया गया भी है और एक लैटिन जो शब्द है वो आपको नक्स से लिया गया भी है। और इसकी जो डिस्कवरी है वो 1831 में एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने डिस्कवर किया हुआ भी है। अगर आपको देखा भी जाए तो किसी भी सेल के अंतर्गत जो न्यूक्लियस का जो एरिया होता है लगभग 10% जो एरिया होता भी है उसको न्यूक्लियस कवर करता है। इसके बारे में एक वैज्ञानिक जिनका नाम हर्टविग है, उन्होंने आपको दुनिया के सामने रखा कि कभी भी किसी भी सेल के अंतर्गत न्यूक्लियस का क्या शेप और बेसिकली क्या उसका आपको एरिया आपको हो सकता है। नॉर्मल इन सेंस देखा भी जाए तो किसी भी सेल के अंतर्गत जो न्यूक्लियस जो होता है वो प्राय राउंडेड या स्फेरिकल फॉर्म में ही आपको होता भी है। उसके बारे में हमने बताया था एक बार लास्ट वीडियो में कि आपको कभी भी दुनिया में कोई भी चीज़ आपको जो सर्कुलर फॉर्म में या स्फेरिकल फॉर्म में होती है उसके पीछे जो मेन जो रीजन बनता भी है वह आपको सरफेस टेंशन आपको होता भी है। अगर न्यूक्लियस के निकनेम के हिसाब से आप देखें तो इसको हमें आप लार्जेस्ट कहा भी जाए तो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल के नाम से, सेल ऑर्गेनेल के नाम से इसको इंडिकेट किया जाता भी है। शब्दों पर ध्यान रखिएगा, हमने यही कहा हुआ भी है कि जो न्यूक्लियस होता भी है किसी भी सेल का सबसे बड़ा आपको लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। अगर इसी को हम आप थोड़ा सा रिवर्स कर दें, लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल कर दें तो वो प्लास्टिड या जिसको हम आप लवक के नाम से आप जानते भी हैं। तो फोकस करिएगा, कई बार कंपटीशन फील्ड में पूछा गया है और अधिकतर जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते भी हैं। तो किसी भी सेल का जो सबसे बड़ा जो आपको लार्जेस्ट जो सेल ऑर्गेनेल है उसको ही हम आप न्यूक्लियस के नाम से आप जानते भी हैं। न्यूक्लियस का जो रोल होता भी है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपको उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम पाया जाता भी है और क्रोमोसोम का जो रोल होता भी है वह जेनेटिक्स के फॉर्म में आपको देखा भी जाता है। इसलिए न्यूक्लियस को हम आप जेनेटिकल कंपोनेंट ऑफ द सेल के नाम से भी आप जानते भी हैं। जैसे किसी लिविंग बीइंग में आपको या ह्यूमन बॉडी में हार्ट का रोल होता भी है, उसी तरह से सेल के अंतर्गत भी न्यूक्लियस का जो रोल होता है वह हार्ट की तरह ही होता है। इसीलिए इसका एक और भी निकनेम बन गया हार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को अगर देखा भी जाए तो ये जैसे कभी भी किसी भी सेल को कम्युनिकेट करना या डायरेक्शन देना ये प्रवृत्ति आपको होती है, इसलिए इसका एक दूसरा निकनेम बना डायरेक्टर ऑफ द सेल। इसके और भी प्रॉपर्टी या और भी निकनेम आपको इंडिकेट किया गया है, इसको मेटाबॉलिक ऑफ द सेल के नाम से भी आपको जाना भी जाता भी है। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी के हिसाब से बात करें तो न्यूक्लियस आपको डबल मेम्ब्रेनस आपको होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा तो जाहिर बात है अपने जैसा आकार बनाने की प्रवृत्ति को रखेगा, जिसको हम आप सेमी ऑटोनोमस के नाम से आप जानते भी हैं। न्यूक्लियस जो होता है वह आपको शेप के मामले में वेरिएबल भी आपको हो सकता है, जिसकी वजह से इसको प्लियोमॉर्फिज्म के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। तो अगर कभी कोई न्यूक्लियस अगर आपकी बात पूछे आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में तो 4 वर्ड आप डिफाइन करेंगे, जिसमें आपको डबल मेम्ब्रेनस, सेमी ऑटोनोमस, प्लियोमॉर्फिज्म और जेनेटिकल कंपोनेंट ऑफ द सेल, ये 4 आपको बेसिक टर्म्स हैं जो न्यूक्लियस के लिए आपको एप्लीकेशन में आपको देखे जाते भी है। न्यूक्लियस का जो रोल होता है वह हेरिडिटी में कैसे हुआ उसको लेकर के आपको 1953 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे हैमरलिंग, उन्होंने आपको यूनिसेलुलर ग्रीन मैरीन एक शैवाल था, एल्गा था, जिसका नाम था एसिटाबुलेरिया, और उन्होंने एसिटाबुलेरिया की 2 स्पीसीज एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा और एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनियम, इन दोनों को ऑन द बेसिस ऑफ उनकी मार्फोलॉजी के आधार पर, कैप ऑफ द शेप के आधार पर उनके न्यूक्लियस को उन्होंने एक्सचेंज किया और बाद में उन्होंने इस दुनिया के सामने रखा कि जो न्यूक्लियस का जो रोल होता है वह जेनेटिकल कंपोनेंट के केस में आपको देखा जाता भी है। अगर हम न्यूक्लियस के पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो न्यूक्लियस के बेसिकली आपको 4 पार्ट आपको होते भी हैं। जो डबल मेम्ब्रेनस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया,
न्यूक्लियस का जो फ्लूइड पार्ट आपको जहाँ होता है उसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से आप जानते भी हैं। थर्ड जो पार्ट आपको मिलेगा वो आपको न्यूक्लियोलस है और आपको क्रोमेटिन थ्रेड। अगर इसमें आप देखा भी जाए तो जो डबल मेम्ब्रेनस आपको होता भी है वो आपको पोरस की पूरी प्रॉपर्टी को आपको फॉलो करता है। एक तरह से पूरे साइटोप्लाज्म से आपको या पूरे सेल से न्यूक्लियस को अलग करना, सेपरेट करने की जो पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी है वो उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री के हिसाब से, जिसको हम यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर आपको जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वो भी जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी उसमें इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपको इंडिकेट आपको होते भी हैं। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर उसके न्यूक्लियोलस की बात करें तो आपको जानकारी होगी भी, और कई बार इसको कंपटीशन फील्ड में पूछा भी गया भी है कि जो न्यूक्लियोलस होता है वह उसके पास कोई आपको आउटर मोस्ट या लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती भी है, और जो न्यूक्लियोलस होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आपको राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करना है। ये दो क्वेश्चन कई बार कंपटीशन फील्ड में आपको शेयर किए गए भी हैं। उसके साथ साथ पूरे न्यूक्लियोलस का जो शेप होता है वह कैल्शियम आयन की वजह से आपको मेंटेन होता है। ये तीन यूनिक प्रॉपर्टी है अगर हम न्यूक्लियोलस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। अगर उसी में हम क्रोमेटिन थ्रेड की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्रोमेटिन जो थ्रेड होता भी है उसको यही आगे चल करके क्रोमोसोम और क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है। क्रोमेटिन जो थ्रेड है वो क्रोमोसोम का रेस्टिंग फॉर्म है जो कि इंटरफेस फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, और इसी को ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग में अगर देखा जाए तो यूक्रोमेटिन जो जेनेटिकली एक्टिव है और हेटेरोक्रोमेटिन जो जेनेटिकली इनएक्टिव है उसके अलग अलग नाम से इसको इंडिकेट किया जाता भी है। तो मेन कनेक्शंस भी है कि इसी सब प्रॉपर्टी के आधार पर जो आपको क्रोमेटिन जो थ्रेड है और बेसिकली न्यूक्लियोलस, ये आपको दो तीन चीज़ें भी हैं जो आपको न्यूक्लियस को अपनी एक अलग आइडेंटिटी के केस में आपको इन्वॉल्व होता भी है। तो जब भी अगर न्यूक्लियस की बात अगर आपको आती भी है किसी भी सेल ऑर्गेनल के केस में या सेल के केस में भी है तो इसको जो जेनेटिकल कंपोनेंट की जो पूरी जो प्रॉपर्टी जो इंडिकेट की गई है वो उसके क्रोमेटिन थ्रेड या वही आगे जाके क्रोमोसोम है तो जीन है तो डीएनए है, ये सब प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ आपको इंटरलिंक्ड है। कंपटीशन फील्ड में कई बार इसको पूछा गया है कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने न्यूक्लियस को जेनेटिकल कंपोनेंट की प्रियोरिटी को दुनिया के सामने रखा और उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो याद रखिएगा जे हैमरलिंग उस वैज्ञानिक का नाम है और एसिटाबुलेरिया उस शैवाल का नाम है, और उस एसिटाबुलेरिया शैवाल की जो प्रॉपर्टी क्या होती है जिसके बारे में हमने आपको इंडिकेट किया गया भी है। तो न्यूक्लियस के केस में आज यहीं बस इतने तक ही। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल या और भी सभी जितनी भी सब चीज़ें हैं उन सभी को नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को फॉलो करा देंगे।